हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स क्यों यूजफुल है, कहाँ यूजफुल है और होती क्या है। बेसिकली हमने कैपिटल बजटिंग का चैप्टर पढ़ा, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी अगर हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेनी है कि हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो हम कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स का यूज करते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं। सो इन शॉर्ट, इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वेदर आई हैव टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, और विच इज द प्रोजेक्ट विच आई हैव टू सेलेक्ट, प्रोजेक्ट ए है, बी है, सी है, कौन सा बेटर है, तो मैं कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स का हेल्प लेती हूँ। ठीक है, ये जो आपका टेक्निक्स है आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प करती है कि आपको कौन कौन सा डिसीजन में हेल्प करेगी। जब आपको रिप्लेसमेंट करना है किसी चीज का, तो आपको उस चीज को रिप्लेस करना है नहीं करना। जब आप एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हो, तो आपको एक्सपैंड करना है नहीं करना। या इन केस अगर आप डाइवर्सिफिकेशन का प्लान कर रहे हो, आप और कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, तो आपको वो चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपको उसका रिटर्न अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा। या फिर जो मैंने आपको डिसीजन बताए थे, एक्सेप्ट रिजेक्ट वाला डिसीजन, की या तो एक्सेप्ट करो रिजेक्ट करो, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला कि भाई इतने सारे हैं उसमें से एक सबसे बढ़िया बेस्ट आपको सेलेक्ट कर लो। या फिर कंटिंजेंट की अगर आप एक को सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उसके एसोसिएटेड को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे प्रोजेक्ट ए से एसोसिएट करता प्रोजेक्ट बी भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंटिंजेंट। ठीक है, तो ये सारे डिसीजंस को लेने के लिए मेरी कैपिटल बजटिंग के जो टेक्निक्स है मेरे को हेल्प करती है। अब ब्रॉडली जो टेक्निक्स है ना, दो बाइफर्केशन में डिवाइडेड है, विच इज ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स को क्या कहती हूँ मैं? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। मॉडर्न टेक्निक्स क्या है मेरी? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। अब ट्रेडिशनल और मॉडर्न की बाइफर्केशन बनाई क्यों? फर्क क्या है? देखो, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है इनको मैं और क्या कहती हूँ? मैं इनको कहती हूँ नॉन कैश डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। इसके अंदर कोई भी डिस्काउंटिंग नहीं होती है। या फिर नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी जितनी भी ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी उसके अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसी चीज कंसीडर नहीं करते थे, टीवीएम जैसी चीज कंसीडर नहीं करते थे, हम मनी की वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कैलकुलेट नहीं किया करते थे। ठीक है, इसका तो हमारी दो टेक्निक्स आती थी, एक आता था पे बैक पीरियड और दूसरा आता था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल सी चीज है, अगर मुझे आज एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, वो डिसीजन कैसे लिया जाता था? पे बैक पीरियड के थ्रू। कि अगर मैं आज एक प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए लगा रही हूँ, तो वो 1 लाख रुपए मेरे कितने नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर रिकवर होके वापस मेरे पास आ जाएंगे, और कितने साल में 1 लाख रुपए रिकवर हो जाएगा, और कब से फिर मेरी इनकमिंग स्टार्ट होगी मेरा। ठीक है, इनकमिंग पहले स्टार्ट होगी, पर 1 लाख रुपए मेरे कब तक रिकवर हो जाएंगे। अगर आज मैं 10 करोड़ रुपए कहीं पे लगा रही हूँ, तो वो 10 करोड़ रुपए कितने विद इन द पीरियड ऑफ विद इन टाइम स्पैन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स वो मेरे कंप्लीट होके वापस मेरे पास मिल जाएंगे। वो मेरा पे बैक पीरियड डिसाइड करता था। सेकंड आता था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या दिखाता था? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न दिखाता था कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो मुझे एवरेज कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, इट मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम हमारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के अंदर ट्रेडिशनल टेक्निक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि हमने समझी, जिसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं किया जाता। ब्रॉडली हमारी दो टेक्निक्स है, एक क्या है? पे बैक पीरियड, जो कि बताता है कि नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड टू कवर द ओरिजिनल कैश आउटफ्लो। ठीक है, जो मैंने कैश आउटफ्लो एक बार इन्वेस्ट किया था, कितने साल लग जाएंगे उस पैसे को वापस रिकवर करने के लिए। और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या दिखाता है? इट मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर मैंने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करी तो मुझे कितना रिटर्न दे रही है, एवरेज रिटर्न मेरे को कितना दे रही है, वो मेरा क्या बताएगा? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या फिर हम इसको और क्या कहते थे? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, पेपर में कुछ भी आ जाए मतलब सेम ही है। ठीक है, क्या दिखाता है मुझे? ये दिखाता है कि कितना मेरा प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, चलो अब पे बैक पीरियड पहले डिस्कस करते हैं, इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पे बैक पीरियड मैंने आपको बता ही दिया कि कितना टाइम लगेगा अपने ओरिजिनल कैश फ्लो को रिसीव करने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या है? मेरा फॉर्मूला है इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो। कितना पैसा, कितना एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, कितना पैसा मैंने पहले इन्वेस्ट किया? मैंने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए। एनुअली मुझे कितना रिसीव हो रहा है? एनुअली मुझे 20,000 रुपए रिसीव हो रहा है, विच मीन 5 ईयर्स में मेरे 1 लाख रुपए पूरे मुझे रिसीव हो जाएंगे। सेम, मैंने लगाए 10 लाख रुपए, मुझे हर महीने जो है 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, हर महीने 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 2.5 ईयर्स के अंदर मुझे मेरे 10 लाख के 10 लाख पूरे मिल जाएंगे, विच इज पे बैक पीरियड। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी करी और एनुअल कैश फ्लो कितना है, ये लगा लो इनफ्लो कितना आ रहा है एनुअली।
ठीक है। अब एक चीज, शॉर्टर द पे बैक पीरियड मोर इट इज प्रेफरेबल। वाई सो? जितना छोटा मेरा पे बैक पीरियड है उतना ज्यादा अच्छा है। क्यों? पहले वाले एग्जाम्पल में मुझे 5 साल लग रहे थे अपने 1 लाख रुपए पूरे करने के लिए। सेकंड वाले एग्जाम्पल में मुझे 2.5 साल लग रहे हैं, 2.5 साल लग रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो? आपका पैसा जल्दी जल्दी आपके पास आए। आप क्या ये चाहते हो कि आपको लॉन्गर पे बैक पीरियड मिले? जो जितना आपने आज 10 रुपए एक स्टॉक के अंदर लगाए, तो आप क्या चाहते हो? वो 10 रुपए कब मेरे 20 रुपए बन जाए फटाफट से। तो शॉर्टर पे बैक पीरियड जो है वो प्रेफर किया जाता है। ठीक है। आप कभी भी नहीं चाहोगे कि 10 रुपए कब कब 10 साल में जाके मेरे 20 रुपए बने। आप चाहोगे कि कल ही बन जाए, अभी ही बन जाए, 1 सेकंड में बन जाए। तो शॉर्टर पे बैक पीरियड जो है प्रेफर किया जाता है। ये क्यों? ये कहाँ पे हेल्प करेगा? ये आपको हेल्प करेगा इंटरप्रिटेशन के लिए। मान लो पे बैक पीरियड का क्वेश्चन आएगा, वो बोलता है कि रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके दिखाओ कि ए सेलेक्ट करे, बी सेलेक्ट करे, सी सेलेक्ट करे। तो जिसका सबसे छोटा पे बैक पीरियड होगा आपको वो सेलेक्ट करके दिखाना है। क्लियर? पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लर्न हो गया, पे बैक पीरियड क्या है ये पता चल गया। ठीक है। ये तो कब लगेगा? ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपके जो कैश फ्लोज है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। ये कब लगेगा? जब आपके यूनिफॉर्म है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जब आपके यूनिफॉर्म है कैश इनफ्लोस। यूनिफॉर्म के केस के अंदर लगेगा कि हर बार आपको 4-4 लाख रुपए, हर बार आपको 10 लाख रुपए, मतलब जो आपको इनफ्लो आ रहा है वो सेम अमाउंट का आ रहा है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है। अगर तो दूसरी चीज आपको क्या करना पड़ेगा, अगर तो आपके जो कैश रिसीव्स है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रिसिप्ट्स, अगर जो आपके रिसिप्ट्स है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तब क्या लगाओगे? तब आपका फॉर्मूला पता है क्या बन जाएगा? तब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव। तब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव, मतलब सबका एक साथ मिलके क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो फॉर स्टेप नंबर 1 के अंदर। और उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? पे बैक पीरियड, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। और फिर उसके बाद आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो मैं आपको अभी टॉपिक पढ़ाऊंगी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का, तो वहां पे हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, पे बैक पीरियड के अंदर मैंने समझा कि कितने साल मुझे लगेंगे ओरिजिनल कैश फ्लो को, कैश आउटफ्लो को जो मैंने किया था उसको रिसीव बैक करने के लिए। अगर मेरे जो इनकमिंग है वो यूनिफॉर्म बेसिस पे सेम अमाउंट मुझे बार बार रिसीव हो रहा है, तो फॉर्मुला मेरा डायरेक्ट लगेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो। बट अगर जो मेरे रिसिप्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म है, पहले साल 1 लाख मिले, अगले साल 2 लाख मिले, अगले साल 50,000 मिले, फिर मेरे को 40,000 रुपए मिले। ठीक है। तो उस केस के अंदर मैं पे बैक पीरियड अपना कैसे निकाल लूंगी? 2 स्टेप्स के अंदर। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट करना है क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, सेकंड में कैलकुलेट करना है मुझे पे बैक पीरियड, कैलकुलेट पे बैक पीरियड। ठीक है। कैसे निकलेगा ये मैं आपको सिखाऊंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अभी के लिए लिख लो। अच्छा, इसी के अंदर आपका एक और टॉपिक आता है। दूसरा टॉपिक क्या है मेरा? दूसरा टॉपिक आता है मेरा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ठीक है। कहने का मतलब क्या है? ये वो अमाउंट है जो हमें रिसीव हो जाएगी, सेम चीज है बट वो अमाउंट है जो हमें रिसीव होगी कितने सालों के अंदर, जो कि हमने पहले इन्वेस्ट करी थी। इसके भी 2 ही स्टेप्स होते हैं, इसके भी 2 ही स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप होते हैं इसके? कैलकुलेट करना है क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, कितना मुझे कैश इनफ्लो मिल रहा है, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। और सेकंड में कैलकुलेट करो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ठीक है। अब समझो ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड होता क्या है। देखो, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसे चैप्टर करके आया, उसका नाम मैंने क्या बताया था कि फ्यूचर की कोई भी वैल्यू जब मैं प्रेजेंट पे लेकर आ रही हूँ तो मैं उसको डिस्काउंट कर रही हूँ। मैं फ्यूचर की वैल्यू को जब प्रेजेंट पे लेकर आती हूँ तो मैं डिस्काउंटेड कहलाती हूँ। तो इसका मतलब क्या है? ये ऐसा पे बैक पीरियड है जो हमने मॉडर्न डे की नीड को एनालाइज करा, हमें पता चला कि पे बैक पीरियड ऐसे तो निकल ही नहीं सकता। मेरे को फ्यूचर में जो रिसिप्ट होना है मुझे आज जानना है, तो उसके लिए मुझे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पता होना चाहिए। वो कैसे? मैं फ्यूचर की वैल्यू, फ्यूचर में मुझे 1 लाख मिलेगा, फ्यूचर में मुझे 2 लाख मिलेंगे, मैं उनको डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे ले आऊंगी और फिर मैं अपना पे बैक पीरियड कैलकुलेट करूंगी। वो मेरा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो होगा वो आंसर निकल कर आए। क्लियर है? पे बैक पीरियड कैसे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी इसके ऊपर आएगी। और दूसरा क्या है मेरा? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या बताता है? मैंने आपको बता ही दिया कि आपको एवरेज रिटर्न बताता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कैसे कैलकुलेट करा जाता है? इसको कैलकुलेट करते हैं हम एवरेज इनकम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इनकम या फिर प्रॉफिट, एवरेज इनकम जोड़ लो या फिर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। डिवाइड बाय हमारा एवरेज इन्वेस्ट। ठीक है। क्लियर है? इसका फॉर्मूला नंबर 2 क्या होता है? इसका फॉर्मूला नंबर 2, ये तुम्हारी हो गई एवरेज इन्वेस्टमेंट, इसको हटाओ। फॉर्मूला नंबर 2 इसका भी लिख सकते हो। फॉर्मूला नंबर 2 है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का एवरेज नहीं है ना तो लिख दो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो आपने पहले इन्वेस्ट कर दिया था वही वही ले लो। अगर आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट नहीं है, एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2, एवरेज निकाल दी। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का एवरेज नहीं है तब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अगर मिनिमम रेट से ज्यादा है तो एक्सेप्ट करना है प्रपोजल को, अगर कम है तो एक्सेप्ट नहीं करना। देखो, मैं सोचती
सोचती हूँ कि मैं इस चीज में पैसा तभी लगाऊंगी, 1 करोड़ रुपए तभी लगाऊंगी जब एटलीस्ट मुझे 10% का रिटर्न मिलेगा। मेरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 12% का, मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई 12% का रिटर्न मिलेगा तो मैं लगा दूंगी। अगर मेरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 8% का तो मैं उस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के अंदर नहीं लगाऊंगी। जो मैंने मिनिमम रेट सोच रखा था अगर उससे ज्यादा है तो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी। हमेशा प्रेफर करना वो प्रपोजल जिसके अंदर आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा आ रहा हो। ठीक है, दोनों फॉर्मुलाज मैंने आपको इसके करवा दिए। कैसे? एवरेज इनकम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। ठीक है, यहाँ पे भी 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है ये निकालो। अब चलो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी वो कैलकुलेट करते हैं हम। एवरेज इन्वेस्टमेंट सीधी सी चीज है, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगी बताओ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना आपने पैसा इनिशियली लगाया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस करते हो आप इसके अंदर सैलवेज वैल्यू, बाद में जब वो इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी तब बाद में मुझे कितना पैसा मिलेगा इसका कर दो हाफ, ऐड करोगे इसके अंदर, ऐड क्या करना है इसको इरेज कर रही हूँ मैं, ऐड करेंगे इसके अंदर हम क्या, एडिशनल वर्किंग कैपिटल इफ एनी, अगर कोई भी हमारी वर्किंग कैपिटल है जो हमने ड्यूरिंग द अपना इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करी है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल हर बार नहीं होती, कभी कभार अगर हुई तो आप इसके अंदर एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मुला बन जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट का। कैसे बनेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर जब मैं सैलवेज वैल्यू ऐड कर दूंगी डिवाइड बाय 2 कर दूंगी तो मेरी एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इज इक्वल्स टू डेप्रीशिएबल इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि डेप्रीशिएबल है। ये फॉर्मूला आपका कम यूटिलाइज होगा, पहले वाला ज्यादा होगा, फिर भी लिख लो। ठीक है, हाफ कर देंगे उसका, प्लस करेंगे सैलवेज वैल्यू और प्लस करेंगे एडिशनल वर्किंग कैपिटल इफ एनी। क्लियर है, ये मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, क्लियर है चलो। मैंने आपको दो चीजें बताई अभी तक, क्या बताया, पे बैक पीरियड कैसे निकलता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा, दोनों के फॉर्मुलाज मैंने आपको बता दिए। पे बैक पीरियड अगर कैश फ्लो यूनिफॉर्म है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म है तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो जो है कैलकुलेट कर लो और पे बैक पीरियड उसके बाद निकाल लो। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, पहले साल मुझे 10,000 रुपए हुए, फिर मुझे 2,000 रुपए हुए, फिर मुझे 5,000 रुपए हुए, फिर मुझे 8,000 रुपए हुए, तो मैं क्यूमुलेट करते जा रही हूँ कि पहले 10 और 2, फिर दूसरे साल तक, तीसरे साल तक कितने हो गए, 17,000 के रिसीव हो गए, चौथे साल तक कितने हो गए, 17 और 8 मेरे रिसीव हो गए आगे के पैसे। ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 है तो 27,000 पे मुझे रिसीव हो गए। तो बेसिकली मान लो उसके बाद फिर से 5 आ गया तो 32,000 पे मुझे रिसीव हो गए। तो बेसिकली ईयर 5 तक 6 तक कितने पैसे रिसीव हो गए वो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ ऐसे। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फ्यूचर की वैल्यू को जब मैं प्रेजेंट पे ले आऊंगी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड उससे निकल कर आ जाएगा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा, एवरेज इनकम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मुला क्या है, इनिशियल प्लस सैलवेज डिवाइड बाय 2 प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल इफ एनी। इनिशियली कितना पैसा लगाया, जब इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी तब कितना पैसा मुझे उससे मिल जाएगा। मान लो कोई भी मशीनरी लगाई तो मशीनरी में इनिशियल कितनी इन्वेस्टमेंट करी, बेचोगे तो कितना पैसा मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मुला एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर कोई सैलवेज वैल्यू नहीं है कुछ भी नहीं है तो, और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो भी ज्यादा होगा मिनिमम रेट से उसको हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, चलो फिर मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ डिस्काउंट, मॉडर्न टेक्निक्स को हम और क्या कहते थे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ये कैश फ्लो क्यों, क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहे हैं। इसके अंदर मुझे सब 3 ही चीजें पढ़ानी है आपको। कौन सी 3, एनपीवी, आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी टेक्निक्स, जिसके अंदर हम निकालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, एनपीवी, आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी टेक्निक्स। एनपीवी बहुत ईजी है, एनपीवी का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। आज के डेट पे कितना पैसा मेरे पास आएगा, फ्यूचर को डिस्काउंट करके निकालिए, और आज के डेट पे मैंने कितना पैसा लगा दिया, वो अगर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, एनपीवी अगर मेरा पॉजिटिव आ रहा है तब मैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लूंगी। एनपीवी अगर मेरा 0 से कम आ रहा है तो मैं प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दूंगी, बिकॉज आज मैंने कैलकुलेट करा इनफ्लो तो मेरा बहुत कम है, आउटफ्लो मेरा बहुत ज्यादा है। एक प्रोजेक्ट में 10 लाख लगाने के बाद सिर्फ 8 लाख रुपए मिल रहे हैं, एनपीवी क्या आया मेरा, -2 लाख रुपीज। तो क्या मैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूंगी, नहीं, रिजेक्ट करूंगी। 10 लाख लगाने के बाद 15 लाख मिल रहे हैं, एनपीवी कितना है, +5 लाख रुपीज, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूंगी। और एनपीवी अगर 0 के इक्वल है, 10 लाख लगा के 10 लाख ही मिल रहे हैं, तो मैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ, रिजेक्ट भी कर सकती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन माय चॉइस कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो ये आपका एनपीवी के डिसीजन रूल्स है। एनपीवी पॉजिटिव है एक्सेप्ट, नेगेटिव है रिजेक्ट, और इक्वल्स टू 0 है तो एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। एनपीवी का मतलब क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, व्हिच मींस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने जो इन्वेस्टमेंट लगाई है, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच विल अर्न मी, ठीक है, आफ्टर पेइंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारी आउटफ्लो देने के बाद कितना पैसा बचता है वो बता रहे, सिंपल सी चीज है एनपीवी। ठीक है, क्लियर है, चलो उसके बाद आता है मेरा आईआरआर। आईआरआर क्या कहता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वो क्या बताता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जो है आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के इक्वल होनी चाहिए। आईआरआर क्या बताता है, एक ऐसा रेट, हमें एक ऐसा रेट डिटरमाइन करके देगा जहां पर आज अगर जो भी इनफ्लो हो रहा है वो आज के आउटफ्लो के इक्वल होगा, एक ऐसा रेट। ठीक है,
आईआरआर मुझे एक ऐसा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न बताता है जिसके अंदर पता चलता है कि आज का जो इनफ्लो का रेट है वो मेरे आउटफ्लो के रेट से कैसे इक्वल होगा, किस रेट पर इक्वल होगा। ठीक है, तो के का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आर का मतलब क्या है, रेट। अगर तो मेरा जो रेट है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, मुझे कॉस्ट, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। हर सोर्स ऑफ फंड की एक कॉस्ट होती है, हर कैपिटल के सोर्स ऑफ फंड की कॉस्ट होती है। इक्विटी को आपको क्या देना है, डिविडेंड। प्रेफरेंस होल्डर को आपको देना है डिविडेंड, और आपके डिबेंचर होल्डर को आपको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो इनकी क्या है, ये कॉस्ट है। तो आपकी अगर कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, कॉस्ट से कम जो आपका रेट आ रहा है तो उसको रिजेक्ट कर दो, और कॉस्ट के इक्वल रहा तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। कैसे होगा, हम जब फॉर्मूला करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फिर लास्ट आता है मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या बताता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, जिसको हम और क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई कहते हैं इसको। ठीक है, या प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड करूंगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से, तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल कर आता है। ठीक है, इसका और दूसरा फॉर्मूला क्या है, इसका दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस एनपीवी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखो कैसे हुआ, 1 प्लस एनपीवी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वही सेम चीज हुई, अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को वहां ले जाऊंगी तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस एनपीवी आ जाएगा मेरा। और एनपीवी क्या है, इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच का डिफरेंस। तो मतलब आउटफ्लो में जो भी डिफरेंस आया वो ऐड कर दूंगी तो मेरा इनफ्लो आ जाएगा, और डिवाइड करा मैंने आउटफ्लो से ही, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो से ही, तो वही सेम चीज आ गई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो लेते थे, तो आउटफ्लो तो नीचे है ही, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको मैं वहां ले गई तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितनी मैंने करी, विच मीन्स आउटफ्लो मैंने जितना करा, उसमें मैंने एनपीवी डाल दिया। एनपीवी क्या है, मेरा डिफरेंस है आउटफ्लो और इनफ्लो के बीच का। तो आउटफ्लो में जब मैंने डिफरेंस ऐड करा तो मेरा इनफ्लो आ गया, तो वो मेरा सेम वही फॉर्मूला बनकर प्रिपेयर हो गया। ठीक है, चलो फिर से लिख लेते हैं। और ये हमारी सारी कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स है। ये फॉर्मूला लर्न है तो कोई नहीं हरा सकता आपको क्वेश्चन के अंदर। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर ये आपको फॉर्मूला लर्न है तो। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आईआरआर का भी फॉर्मूला लिख देती हूँ आपको। आईआरआर इक्वल्स टू एल प्लस एनपीवी एट लोअर लिमिट। एल का मतलब क्या है, लोअर रेट। ठीक है, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। ठीक है, और हायर माइनस लोअर डिफरेंस, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, एल का मतलब क्या है, इसका मतलब है लोअर डिस्काउंट रेट, ऐसा रेट कम रेट लेके चलना है एक बार। एच का मतलब क्या है, हायर डिस्काउंट रेट, एक ज्यादा का रेट लेके चल रहा है। इन दोनों के बीच में मेरा एक आईआरआर आएगा जहां पे मेरी एनपीवी, जहां पे मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ऐसे हम अपना आईआरआर निकाल सकते हैं। क्लियर है, आईआरआर कैसे निकाल सकते हैं। चलो, ये हमारा, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।